नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। अगर सरकारों को काम करने के लिए अदालत कहे तो समझ लेना चाहिए कि सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए प्राइवेट अस्पतालों को हाई कोर्ट जाना पड़ जाए तो समझ लीजिए कि हालात बहुत खराब है। ये देश की हकीकत है, हालात सच में खराब है और अब ये साफ दिख रहा है कि देश का हेल्थ सिस्टम कोरोना के बोझ से पूरी तरह से बिखर गया है। लोग सड़कों पर मर रहे हैं, अस्पतालों के दरवाजे पर लोग मर रहे हैं, अस्पतालों के अंदर मर रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बचने वाले और बचाने वाले नहीं हैं। कब तक देश के लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? रोज सुबह जब आंख खुलती है तो यही लगता है कि आज कहीं से कोई बुरी खबर ना आ जाए, कोई फोन ना आ जाए कि कहें खत्म। देशवासी की ये हकीकत है। हम लोग हर रोज अपनों को खो रहे हैं, पर सवाल यही कि कब तक ये सब चलता रहेगा। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी पर। मार डाला। 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। यहाँ कुत्ते लोग भर्ती नहीं है, यहाँ इंसान भर्ती है। किसी की माँ है, किसी का बहन है, किसी का बाप है, किसी का पति है। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। इस दुर्दशा के बाद ये कहना पड़ रहा है कि भारत का हेल्थ सिस्टम फेल हो चुका है। देश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। लोग भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं। अस्पतालों के गेट पर मर रहे हैं, अवसाद से मर रहे हैं और अब तो हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, क्योंकि भारत हर रोज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। भारत ने आज रोजाना आने वाले केसेस में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। आज देश में 3,14,835 कोरोना के केस आए हैं। इससे पहले जनवरी 2021 में एक दिन में सबसे ज्यादा केस अमेरिका में आए थे, 3,07,581। आज भारत में रिकॉर्ड 2,104 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आज जितने केस एक दिन में भारत में आए हैं वो पूरी दुनिया के 36% हैं। इसी तरह से पूरी दुनिया की 15% रोजाना मौत भारत में हो रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। ये वीडियो लखनऊ से आया है। 61 साल के निर्मल कुमार 3 घंटे तक अस्पताल में भर्ती होने का इंतजार करते रहे और आखिरकार दम तोड़ दिया। तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, लेकिन इसे दिखाने के पीछे हमारा मकसद देश को ये बताना है कि बीमार अस्पताल पहुंचता है, लेकिन ये सिस्टम इतना नकारा, इतना बदहाल है कि ना तो बेड दे पाता है, ना ऑक्सीजन, और इनके रहनुमा जनता से कहते हैं कि हालात काबू में है। मार डाला। 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। आगे डॉक्टरों की गलती है, यहाँ सुन ही नहीं रहे, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। अगर पेशेंट को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। इन हालातों को देखकर लगता है कि हम कुल केसेस के मामले में भी बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा 3 करोड़ 26 लाख केस हैं, जबकि भारत में 1 करोड़ 59 लाख कुल केस हैं। भारत के बाद ब्राजील है, जहां 1 करोड़ 41 लाख केस हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत ने 1 लाख रोजाना केस से 3 लाख रोजाना केस का सफर सिर्फ 17 दिन में पूरा किया। 30 जुलाई 2020 को भारत ने रोजाना 50,000 केस का आंकड़ा पार किया था। इसके 249 दिनों के बाद इसी महीने की 5 तारीख को रोजाना के केस 1 लाख के पार हुए। 11 अप्रैल को 1.5 लाख पार हुए। 15 अप्रैल को 2 लाख केस एक दिन में आए। 18 अप्रैल को रोजाना के केस 2.5 लाख के पार चले गए और 22 अप्रैल यानी कि आज ये संख्या 3 लाख के पार चली गई।
1 से 2 लाख केस होने में जहां 11 दिन लगे थे, वहीं 2 से 3 लाख केस रोजाना होने में सिर्फ 7 दिन लगे। समस्या इस बात की है कि जैसे जैसे संक्रमण का रोज का ये आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि जितने कुल टेस्ट हो रहे हैं, उनमें से कितने प्रतिशत लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। जैसे जब केस 1.5 लाख हुए तो पॉजिटिविटी रेट 10.83 था, 2 लाख पर 14.5%, 2.5 लाख पर 16.69% और 3 लाख होने पर देश का पॉजिटिविटी रेट 19% से ऊपर हो गया है। बहुत से राज्यों का पॉजिटिविटी रेट इस वक्त देश के औसत से भी ज्यादा है, जैसे छत्तीसगढ़, जहां हर 100 में से लगभग 30 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसी तरह दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 26% से ऊपर हो गया है, महाराष्ट्र का 24.8%, मध्य प्रदेश का 23.1% और उत्तर प्रदेश का 17.5% के करीब है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के देवास में तो पूरा परिवार ही उजड़ गया। टीवी स्क्रीन पर आपको एक सुंदर सा घर दिखाई दे रहा है। एक हंसता खेलता परिवार इस आशियाने में रहता था, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के भीतर यहाँ एक नहीं 4 मौतें हुई हैं। यह बालकृष्ण गर्ग का घर है, जहां 7 दिनों के अंदर उनकी पत्नी और 2 बेटों की कोरोना वायरस से मौत हो गई। छोटी बहू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और फांसी लगाकर जान दे दी। 14 अप्रैल, 17 अप्रैल और फिर 19 अप्रैल एक एक करके इस घर में 3 मौतें हुई और फिर 21 अप्रैल यानी कल बहू ने आत्महत्या कर दी। राज्यों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन हर जगह मंजर एक जैसा है। शमशान घाट में तो शव इतनी तादाद में आ रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी लंबी लाइन लगी है। शायद ही कभी हिंदुस्तान ने यह कल्पना की थी कि शमशान घाट में मुखाग्नि के लिए भी लाइन लगाकर इंतजार करना पड़ेगा। यही हाल बेंगलुरु का है। यहाँ भी कई जगह शमशान घाटों के बाहर अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बनशंकरी क्रेमेटोरियम की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम आपको गिन कर दिखाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी एक शमशान घाट में अभी के लिए आपको बताएं तो करीब 15 से ज़्यादा एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रही है। परिजनों को करीब 15 से 20 घंटों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। जितने भी बेंगलुरु के क्रेमेटोरियम है वहाँ पर इसी तरह से एम्बुलेंस की कतार आपको दिखाई देगी। देश में जिस तरह के मौजूदा हालात हैं, जिस तरह देश की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, भगवान न करे किसी को अस्पताल का मुंह देखना पड़े, क्योंकि बीमार को लेकर परिवार डॉक्टर के पास दौड़ता है और डॉक्टर नहीं मिलता तो बस लाचारी होती है, जैसे यूपी के प्रतापगढ़ के इस वीडियो में दिखाई और सुनाई दे रहा है। सुई ऑफ कर दिए डॉक्टर साहब ना, सुई ऑफ देखिए, प्रशासन साहब देख लीजिए, डॉक्टर साहब सुई ऑफ कर दिए। यहाँ कुत्ते लोग भर्ती नहीं है, यहाँ इंसान भर्ती हैं। किसी की माँ है, किसी का बहन है, किसी का बाप है, किसी का पति है। ऐसे किया जाता है, ऐसे इलाज होता है। 5-5 मिनट में 20-20 लहासें निकल रही हैं। कोई डॉक्टर देखने वाला है? कहाँ है? चेंबर खाली है। दिल्ली का भी बुरा हाल है। एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर अपनी मां की तस्वीर हाथों में लिए सुखप्रीत बिलख रही है। आरोप है कि अपनी मां को एम्बुलेंस में लिए हुए सुखप्रीत अस्पताल धक्के खाती रही, लेकिन किसी ने एडमिट नहीं किया। ऐप पर बेड खाली दिखते हैं, लेकिन जब पहुंचो तो अस्पताल भगा देते हैं। इसी में सुखप्रीत की मां की मौत हो गई। मेरी मम्मी को कोविड हुआ था सर, लेकिन इन लोगों ने एडमिट नहीं करा, ऑक्सीजन तक नहीं दे रहे। से मना कर दिया। हमने बोला ऑक्सीजन हम सिलेंडर हम अरेंज करा रहे हैं, कह रहे ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। ऑक्सीजन सिलेंडर देने के बाद भी एडमिट नहीं कर रहे थे, वेंटिलेटर नहीं दे रहे, बेड नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। परेशान किया इन्होंने, हमारा बंदा चला गया कोविड से, किसी ने एडमिट नहीं करा मेरी माँ को। क्या फायदा ऐसी सरकारों का जो ये एडमिट ना कर सके। हॉस्पिटल में कोई एडमिट करने को तैयार नहीं है, मर रही है, इनके सामने लाशें पड़ी हुई हैं, इनके सामने कोई देखता नहीं है, कोई नहीं देख रहा। इन्होंने ना उनको बेड दिया, ना उनको ट्रीट किया और ना उनको चेक करने आए। उन्होंने कहा यहाँ से जाओ, यहाँ पे जगह नहीं है। हम अंदर गए तो वहाँ पे सारे बेड खाली पड़े थे, ऑक्सीजन भी थी, सिलेंडर मेरे सामने आया था, मगर ये लोग मना कर देते हैं। डॉक्टर इतनी बदतमीजी से बोलते हैं यहाँ पर कि पेशेंट को देखते तक नहीं है, कि टच भी नहीं करते कि बस जाओ यहाँ से जाओ। उनसे इतना रिक्वेस्ट करी, मैंने इंसानियत के नाते हाथ जोड़ के बोला कि इनको रख तो लो, उनको रख तो लो, तब जाके उन्होंने देखा कि वो डेड हो गई हैं। एक एक सांस के लिए तरसता ये हमारा हिंदुस्तान है। ऑक्सीजन के लिए दर दर ठोकरें खाता ये हमारा हिंदुस्तान है।
इसीलिए तो हमें यह कहना पड़ रहा है कि सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। देखिए, देश में इस समय संघर्ष चल रहा है, एक एक सांस के लिए संघर्ष चल रहा है। कोरोना की चपेट में आए जन जन को ऑक्सीजन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोविड के बिगड़ते हालातों का खुद संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को बकायदा नोटिस जारी किया है। कल इस मामले पर सुनवाई होनी है। जो 4 बिंदु तय हैं उनमें ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई तो प्रमुख है, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो है चीफ जस्टिस की टिप्पणी। उन्होंने देश में कोरोना के संकट से पैदा हुए मौजूदा हालात को नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल कहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। ऑक्सीजन इसका एस्टिमेट 20% है, तो क्यों यहाँ के कमाल से क्यों यहाँ पे करते हैं? इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। पेशेंट विल डाई। सवेरे से शाम तक हम ऑक्सीजन के पीछे ही घूम रहे हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। कोरोना के महासंकट के बीच यही है इस समय की एक बड़ी जरूरत, जिसके लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। इस संकट से जूझ रहा है छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अस्पताल। एक तरफ कोरोना मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं, दूसरी तरफ ऑक्सीजन का संकट अब भी जस का तस बना हुआ है। इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन संकट पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। आज भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों ने अफरा तफरी मचा दी। जिन अस्पतालों में यह संकट पैदा हुआ उनमें शामिल है नोएडा का कैलाश अस्पताल, जहां 450 मरीजों का इलाज चल रहा है, दिल्ली के द्वारका का आकाश हेल्थ केयर, जहां 233 कोरोना मरीज भर्ती हैं, लखनऊ का इंटीग्रल विश्वविद्यालय, जहां 120 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, दिल्ली का शांति मुकुंद अस्पताल, जहां 100 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है, और दिल्ली का हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, जहां 74 कोरोना मरीज भर्ती हैं। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने तो अपने मेन गेट पर सूचना चस्पा कर दी है कि और मरीजों को भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। We are hardly left with any oxygen. Hardly, if at all something is there, it may be 2 hours or something. What would I do with the oxygen if it is not given in time? What face I will show to God if my patient dies? What is the situation? When patient comes to, patient will die. Patient will die. डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ गए। बेबसी की इससे बड़ी तस्वीर और क्या हो। कुछ अस्पतालों में तो इतना भीषण संकट खड़ा हो गया है कि उन्हें सरकार से ऑक्सीजन मांगने के लिए कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। कल दिल्ली के पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। आज दिल्ली के रोहिणी के सरोज अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लंबी कतार तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर लंबी है और एक कतार लगी है सिर्फ ऑक्सीजन पाने के लिए। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है और भोपाल में सिर्फ और सिर्फ BHEL इलाके, BHEL के कारखाने से दी जा रही है। हर अस्पताल को कहा जा रहा था कि 10 सिलेंडर मिलेंगे, मगर जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है तो इनके आपूर्ति कम की जा रही है। 4 या 5 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार है। ये सारे वो लोग हैं जो अस्पताल से यहाँ पे आए हुए हैं। अस्पतालों में इतना बड़ा संकट है, मरीजों की जान आफत में पड़ी है और कुछ राज्य ऑक्सीजन पर भी अपना अपना सियासी गेम खेल रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि दिल्ली के लिए आ रही ऑक्सीजन दूसरे राज्यों में रोकी जा रही है। ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। केजरीवाल ने साफ साफ नाम नहीं लिया, लेकिन उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर दिल्ली की ऑक्सीजन रोकने का आरोप लगा दिया। फरीदाबाद के एक प्लांट से जहां से ऑक्सीजन आनी थी, वहां पर हरियाणा के एक अधिकारी ने जाके दिल्ली के लिए जाने वाले या किसी और राज्य के लिए जाने वाले ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि केवल वहां से अब हरियाणा के लिए ऑक्सीजन निकलेगी।
जब केंद्र सरकार को तय करना है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिले, तो फिर राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों के कोटे में, दूसरे राज्यों को जाने वाली ऑक्सीजन में इस तरह से दखल करें। नौबत ये आ गई कि कल रात दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों के ऑक्सीजन कंटेनर को दूसरे राज्यों से पुलिस पहरे में पहुंचाना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से दक्षिण दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में 350 कोविड मरीजों की जान खतरे में पड़ गई थी। हरियाणा के पानीपत और यूपी के मोदी नगर से लाए जा रहे ऑक्सीजन टैंकर को दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर तैयार करके अस्पताल तक पहुंचाया। दिल्ली के द्वारका स्थित मणिपाल हॉस्पिटल के ऑक्सीजन टैंकर को भी हरियाणा का फरीदाबाद से पुलिस पहरे में लाना पड़ा। बताया गया कि वहां टैंकर को रोक दिया गया था। ऐसी ही इमरजेंसी की नौबत दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में आई। काशीपुर से आ रहे ऑक्सीजन कंटेनर को दिल्ली पुलिस ने अप्सरा बॉर्डर से ग्रीन कॉरिडोर दिया, तब जाकर सही सलामत कंटेनर अस्पताल तक पहुंचा। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर राज्यों के बीच तनातनी की गूंज दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में भी सुनाई दी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन लाने वाले टैंकर के रास्ते में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मुमकिन है तो ऑक्सीजन टैंकर के लिए विशेष कॉरिडोर की व्यवस्था की जाए। सरकार ये सुनिश्चित करे कि ऑक्सीजन की कमी न हो और इसका खामियाजा किसी मरीज को न उठाना पड़े। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस निर्देश पर अमल नहीं होता तो ये एक अपराध है और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन के संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग की और यह कहा कि राज्यों तक ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से हो। बैठक में बताया गया कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की 6,785 मीट्रिक टन रोजाना की 20 राज्यों से डिमांड है। केंद्र सरकार ने कल यानी 21 अप्रैल को इन राज्यों को 6,822 मीट्रिक टन रोजाना लिक्विड ऑक्सीजन दी है। इस बीच कोरोना से बिगड़ते हालातों का खुद संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट कल 4 बिंदुओं पर सुनवाई करेगा, जिनमें से ऑक्सीजन की सप्लाई का मामला भी शामिल है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शाम को खबर यह आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, इसलिए पश्चिम बंगाल में नहीं जाएंगे, वर्चुअल रैली होगी। अब खबर यह आई कि ममता बनर्जी ने भी अपने सारे प्रोग्राम्स को रद्द कर दिया है। अब आगे के शेड्यूल को वो अपडेट करके जनता के सामने रखेंगी, ये क्लियरली बता दिया गया है। ममता बनर्जी ने भी अपनी रैली को रद्द कर दिया है। अब वर्चुअल रैली का या वर्चुअल पब्लिक मीटिंग का ऐलान ममता बनर्जी की तरफ से हो सकता है। देखिए, सच तो ये है कि कोरोना ने हमारी सिस्टम के अंदर की जितनी भी खामियां थी उसको जग जाहिर कर दिया है, बेपर्दा कर दिया है। इस सिस्टम के आगे इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इंसान, एक मर्द, एक औरत, एक बच्चा मरता हो तो मरे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम नेता बड़ी बड़ी वादे और बातें तो करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब वक्त काम का आता है तो इनमें से कोई दिखाई नहीं देता है। आज की तारीख में सच ये है कि आपके पास अस्पताल में जगह नहीं है मरीजों के लिए। अगर जगह है तो उस मरीज को ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर नहीं है, और अगर सिलेंडर है, जगह है, तो आपके पास इंजेक्शन नहीं है। और परेशानी तब हो जाती है कि आपके पास ये तमाम चीजें हो, तब भी अस्पताल के पास इन लोगों के मदद के लिए, इन पेशेंट के, इन मरीजों की मदद के लिए कर्मचारी न हो। कह रहे बेड नहीं है, पेशेंट नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है। कहाँ बेड खाली? यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे आके देखो ना, कुर्सी पे बैठे बैठे बात नहीं होती। इसकी माँ मरती है, उसको पता चलता है। डॉक्टर ने ये लिख के दे दिया, कह रहा अपने पेशेंट को उठा और लेके भाग जाए ऐसे। हम फटाफट इनको दिल्ली के हॉस्पिटल में घुमाया, कहीं बेड नहीं मिला, फिर गाजियाबाद लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने कोविड में डाला, और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। बेड की जगह नहीं है तो भी हॉस्पिटल बंद करो। जो तुम्हारे बेड की जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ताला लगा हॉस्पिटल के अंदर। हम बैठ कर हॉस्पिटल भी गई, मैक्स भी गई, सब जगह गई, किसी ने एडमिट नहीं करा, किसी ने एडमिट नहीं करा मेरी माँ को। ये बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है?
और कितना दर्द सहे लोग? कब तक यूं ही तड़पते रहें? इलाज के इंतजार में दम तोड़ते रहें? कर्नाटक के भीतर की इन तस्वीरों को देखकर जितना दुख होता है उससे ज्यादा गुस्सा आता है। कोई फुटपाथ पर पड़ा है, कोई सड़क पर गिरा है। किसी को नहीं पता कि सांसों के संघर्ष में कौन सा पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल बन जाए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि खोखले दावों पर चलता ये सिस्टम इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में एक बेड तक नहीं दे सकता। इन मरीजों के परिजन अस्पताल के सामने गुहार लगाते रहे, इलाज की भीख मांगते रहे, लेकिन अस्पताल ने कह दिया जब बेड ही नहीं तो इलाज कहां से करें। और ये हाल किसी एक जगह का नहीं। बीदर से करीब 1500 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस में बैठी इस बुजुर्ग महिला ने कई अस्पतालों के चक्कर लगाए। उनकी सांसें कम होती जा रही थी, लेकिन ना बेड मिला, ना ऑक्सीजन। आखिरकार इसी एम्बुलेंस में उन्होंने दम तोड़ दिया। घर पे ना एकदम उनके ना सांस उखड़ गई थी, बीमार कफ हो गई थी, सांस उखड़ गई थी। हमने कहा शायद मतलब कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बीमार तो वो पहले से रहते थे। हम फटाफट इनको दिल्ली के हॉस्पिटल में घुमाया, कहीं बेड नहीं मिला, फिर गाजियाबाद लेकर आए। यहाँ पे इन्होंने कोविड में डाला, और जहाँ कोविड सेंटर है वहाँ रिपोर्ट नहीं हो रही। कह रहे रिपोर्ट के लिए 5 किलोमीटर दूर आप एक हॉस्पिटल है, वहाँ से पहले रिपोर्ट करवा के आओ, फिर हमारे यहाँ 5 किलोमीटर वापस आके एडमिट कराओ। इतनी देर में ट्रैवलिंग में मेरी मम्मी पूरे हो गए। ये देश की राजधानी है, जहां के LNJP अस्पताल में बेड न होने के कारण इस मरीज को एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन लगानी पड़ी। वहीं बिहार के आरा में मरीज अस्पताल की जमीन पर पड़े हैं, क्योंकि यहाँ के सारे वार्ड भर चुके हैं। लेकिन इसी बिहार की एक और तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। एक तरफ जहां देश भर के मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं, वहीं सड़कों पर तो कहीं अस्पताल की जमीन पर लोग इलाज के इंतजार में तड़प रहे हैं। वहीं बेतिया के इस अस्पताल में 50 से ज्यादा वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, और इसकी वजह है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ये वेंटिलेटर कितने लोगों की जान बचा सकते थे, लेकिन वो तो तब होगा जब इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। बेतिया के इस मेडिकल कॉलेज में कुल 62 वेंटिलेटर हैं। फिर भी यहाँ पिछले 10 दिनों में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। आज से 2 दिन पहले हमारे सामने में और बिना ऑक्सीजन के मरा है आदमी। ऑक्सीजन रहते हुए भी कोई डॉक्टर उसको ऑक्सीजन नहीं दिया गया है और मर गया। वो बेड से गिर के नीचे मरा है। सिस्टम की इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती कि अस्पताल में वेंटिलेटर बंद पड़े रहें और मरीज दम तोड़ते रहें। और ऐसा सिर्फ यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ वेंटिलेटर चलाने वाला कोई टेक्नीशियन ही नहीं है। ये सारे वेंटिलेटर करीब 4 महीने पहले इस अस्पताल में आए थे और तब से ऐसे ही पड़े। सवाल है इस दौरान इन्हें इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया गया। इस पर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहे। तो फिर सवाल है कि जब अभी तक इनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो खराब कैसे हो गए, और खराब है तो इन्हें ठीक कराने के लिए अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। 26 वेंटिलेटर PM केयर वाले से हमको मिला है, जिसको इंस्टॉल कराया जा रहा है। इसके अलावा हमने 25 और वेंटिलेटर जो मुजफ्फरपुर DRDO हॉस्पिटल से हम लोगों को मिलने वाला है, वो मिल गया है, वो आ गया है, उसको भी हम लोग इंस्टॉल करा रहे हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर जो है वो आने वाले हैं और वो इंस्टॉल करेंगे। वेंटिलेटर को लेकर अस्पताल प्रशासन का ये रवैया हैरान करने वाला है, वो भी तब जब इसी अस्पताल में हर दिन आने वाले कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग ऐसी ही तस्वीर बिहार के सुपौल से भी सामने आई। यहाँ के सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर मौजूद हैं, जिन्हें PM केयर फंड से भेजा गया। पिछले साल जून के महीने में ये वेंटिलेटर इस अस्पताल में आए थे,
लेकिन 10 महीने से ये ऐसे ही रखे हुए हैं, इनकी पैकिंग तक नहीं खोली गई। नतीजा ये है कि पिछले साल कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए जो वेंटिलेटर भेजे गए वो इस साल भी कोरोना मरीजों के काम नहीं आ पा रहे। यहाँ पर जो है जंग से खा रहा है, लेकिन वेंटिलेटर का जो है सुविधा यहाँ हमको नहीं मिला। हमको जो है रेफर कर दिया गया, जो आप पटना जाइए, पटना में जाके जो है हम अपना इलाज कराए। अब तो आप लोग को जो है पूरा मालूम ही है, जो मुखिया जी नहीं रहे इलाज के दौरान जो है पटना गए, पटना में जो है इलाज उनका चल रहा था। इलाज के दौरान जो है इनका सुपौल में वेंटिलेटर है, लेकिन फिर भी जो है वेंटिलेटर की सुविधा नहीं दिया जा रहा है। अभी भी जो है अगर सुचारू रूप से चले या जो समय चल रहा है कोविड का, अगर ये चलावें अगर सुपौल सदर हॉस्पिटल, तो बहुत का जो है जान बच सकता है। सुपौल में अब भी हर दिन कोरोना के 60 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, फिर भी अस्पताल प्रशासन इन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल करने की बजाय इन्हें शो पीस बनाकर रखे हुए है। हद तो ये हो गई कि 10 महीने में वेंटिलेटर के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन तक नहीं लगाई गई। वेंटिलेटर 4 पीस जून में आया था, उसके 2 महीने के बाद 2 पीस और आया था, और जिसको इंस्टॉल तो किया गया है, और बाकी जो इसमें प्रक्रिया है ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन इस सब का, वो अभी नहीं हुआ है, तो होने के बाद ही स्टार्ट होगा। कब तक उम्मीद है? कब तक? विभाग को लिखा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही शुरू हो जाएगा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में कुल 500 वेंटिलेटर होने का दावा किया जाता है, लेकिन अगर वो उसी हाल में हैं जैसे बेतिया और सुपौल के अस्पतालों में, तो कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम ही वेंटिलेटर पर है। विकास के हर वादे को साकार करता हुआ ये यूपी के गोंडा का कोविड हॉस्पिटल है। जिला अस्पताल के कैंपस में बना कोविड हॉस्पिटल सुविधाओं के मामले में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं। कोविड टेस्ट से लेकर मरीजों के इलाज तक की सारी व्यवस्था यहाँ की गई है। हमारे पास अनवरत ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है। एक दूसरी व्यवस्था है बाईपैप, जिसको हम मास्क जैसा ही होता है, हम ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं के साथ इस अस्पताल में 17 वेंटिलेटर भी मौजूद हैं। लेकिन फिर भी यहाँ अगर कोई गंभीर मरीज आ जाए जिसे वेंटिलेटर की जरूरत हो, तो उसे दूसरे अस्पताल भेजना पड़ता है, क्योंकि वेंटिलेटर चलाना यहाँ किसी को आता ही नहीं। वेंटिलेटर तो मौजूद है, लेकिन वेंटिलेटर अभी उतना सक्षम नहीं है। हमारा स्टाफ उस काम के लिए वेल इक्विप्ड नहीं है। सोचिए ये हाल है उस अस्पताल का जिसे खास तौर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया और जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला अस्पताल का भी है। यहाँ मरीजों के परिजन सिविल सर्जन के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिना इलाज के लौटा दिया जा रहा है। वो मैडम से ही बोलो, वो बात करेंगे, अगर बेड होगा तो हम भिजवा देंगे। मेरे पास बेड होगा तभी तो करूंगा। आपका मेरे भोपाल का बेड मैं थोड़ी दिलवा सकता। मैडम के पास नंबर है, मैडम भोपाल बात कर लेगी, तो वही बोलेंगे तब हम रेफर कर पाएंगे ना। मानो यहाँ पे है नहीं तो हम मदद करने में बिल्कुल कर देते हैं। आपका मरीज यहाँ पे भर्ती है ना, पर अब कैसे करेंगे हम? संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए यहाँ आने वाले बहुत से मरीजों को इसी तरह लौटाया जा रहा है, जबकि सच ये है इस अस्पताल के अंदर 4 वेंटिलेटर मौजूद है, पर क्योंकि उन्हें चलाने वाला कोई नहीं, इसलिए वो बंद पड़े। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में पिछले साल 500 बेड की क्षमता वाले पीएम कोविड केयर अस्पताल को बनाया गया। इस अस्पताल को भी सारी सुविधाओं से लैस किया गया, लेकिन इस साल इसे बंद कर दिया गया, जिसके कारण मरीजों का सारा बोझ उस सरकारी अस्पताल पर आ गया जिसमें सिर्फ 110 बेड है। नतीजा ये कि शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोग इलाज के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं। जो खबर देने जा रही हूँ वो अच्छी खबर नहीं है। सर गंगाराम अस्पताल में इस वक्त ऑक्सीजन की भयंकर किल्लत महसूस की जा रही है। कहा जा रहा है कि बस महज 3 घंटे की 3.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है, यानी 1 बजे के बाद खतरा मंडराने लगेगा उन तमाम 510 कोविड मरीजों पर, जिनमें से 142 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर मौजूद है। मास्टर स्ट्रोक में अब मुझे इजाज़त दीजिए। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। बस कुछ दिनों की और बात है और उसके बाद सब बेहतर होगा।